एक्चुअली आप लोग 1, 2, 3 आप नए हो और उन 2 के बाकी है। हम लोगों ने एक चैप्टर फिनिश किया अभी तक, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक चैप्टर हमने प्रॉपर पूरा फिनिश कर दिया। स्टिल हम लोग उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार अभी जो रनिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लो आप लोग। अच्छा, आप लोग नए हो, आप दोनों तो जनवरी अटैम्प है, आप लोगों का सितंबर अटैम्प है। तो जैसे भी होगा 1-2 दिन में मैं एक बार वापस से चैप्टर स्टार्ट करके आपको समझा दूंगा, है ना, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया इसके पर्पज से पार्टनरशिप। उसमें वही फंडामेंटल बोल दो या फिर आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वही जो अपने था ना 12th में, आईओसी आईओडी ये सब कुछ वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एनपी वाला सितंबर टाइम है तो अपन बीच में कभी भी इस चैप्टर को ले लेंगे, फिर जब भी कोई इजी टॉपिक चल रहा होगा ना उस टाइम पे, क्योंकि एनपी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर टफर साइड है। इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या निपटा दिया था एक बार के लिए, स्टार्टिंग से देखें। डीड वाला पोर्शन हो गया। पार्टनरशिप डीड के अंदर सेंस क्या था? चलो एक एक पॉइंट बताओ। पार्टनरशिप डीड अगर है, कोई भी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है, वर्ड याद रखना, समझो ये वर्ड्स आपके यहाँ के साथ साथ लॉ वगैरह में हेल्प करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तब भी आपको ये वर्ड्स आज नहीं तो कल समझने पड़ेंगे। इन सब वर्ड को समझना। डिस्प्यूट मतलब कोई भी तकरार हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ, ठीक है। ये बोलूँ क्या होता है इसको, आपसी मतभेद हो गए, ठीक है, डिस्प्यूट होता कुछ भी। तो अगर पार्टनरशिप डीड है और कोई डिस्प्यूट हुआ तो किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा? डीड के अकॉर्डिंग, मतलब डीड को प्रीफर रखा जाएगा, डीड में जो लिखा हुआ वही मान्य होगा। दो जगह एक साथ काम में आएगी आपके। देखो लॉ मुझे इतना आइडिया नहीं है, जितना मैं इस चैप्टर के साथ आपको बोल सकता हूँ वही मैं समझा सकता हूँ। तो ये चीजें दोनों जगह अप्लाई होगी आपके। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप लॉ में पढ़ो या कुछ चीजें उसकी यहाँ पढ़ो, दोनों जगह एक साथ अप्लाई होगी। ट्रू एंड फॉल्स कम से कम 2 या 3 इसमें से आते हैं, मतलब पूरे पार्टनरशिप वाले पोर्शन 2 या 3 ट्रू एंड फॉल्स आते हैं आपके। 14 मार्क्स की टोटल नाउ। तो अगर डीड है तो डीड को प्रीफर किया जाएगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शंस में जो लिखा हुआ है वो मान्य होगा। मेन जो डिस्प्यूट्स होते हैं, देखो बहुत कुछ है, हमने केवल 5 पॉइंट लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही होते हैं, हमारे काम में 5 आते हैं प्रैक्टिकली, इसलिए हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, ड्राइंग के कब कौन कितनी करेगा, कब कैपिटल निकाली जा सकती है, कब कैपिटल कितनी लगानी है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। क्या वो अगर उसकी डेथ हो गई तो माइनर पार्टनर बनेगा नहीं बनेगा, डेथ होने पे नॉमिनी कौन होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में होती है। हम केवल हमारे काम का पोर्शन देखते हैं कि अगर डीड नहीं हुई तो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि जिन जिन बातों पे प्रॉब्लम हो सकती है हम केवल इस पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे मेन पंगा होता है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के, एक टाइम का जिसमें डिस्प्यूट होता है, ठीक है। क्यों? हो सकता है एक पार्टनर ने बहुत कैपिटल लगाई हो, दूसरे ने कम लगाई हो, ठीक है। एक पार्टनर ने 1 करोड़ लगा रखे हैं, दूसरे ने केवल 20 लाख लगा रखे हैं। डिस्प्यूट होने के चांसेस, वो पहला वाला बोलेगा जिसने 1 करोड़ लगाया कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, चांसेस है। तो अगर डीड बना रखी तब तो बेस्ट है, नहीं बना रखी है, डीड का मतलब अगर रिटर्न है तो डीड है, आपने ओरली कुछ भी कर रखा हो कोई मैटर नहीं है। आपने आपस में बात कर ली कि यार 5:1 रखेंगे, 25% तेरा 75% मेरा, सब बातों में रह जाएगा। अगर आपने डीड नहीं बनाई है, रिटर्न में नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगी? इक्वल।
तो अगर जिसको कम मिल रहा है अगर वो कोर्ट में चले गया तो फिर कोर्ट यही फैसला देगी कि भाई डीड बता दो, नहीं है तो फिर आप भले कितनी कसम खाते रहो कि मम्मी कसम मैंने तो बोला था 75-25, ठीक है, आप भले वहां पे कुछ भी कसम खाओ, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा। वहां पे तो जो बोला भाई है क्या, डीड है क्या कि नहीं है, तो बात खत्म, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर दिया जाएगा वहां पे। दूसरा, आप फिर बोलेगा, ज्यादा वाला बोलेगा मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। वही बात है, डीड के अंदर देखेंगे कोई प्रोविजन है क्या, होगा तो ठीक है मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। 2 पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही अगर आईओसी नहीं है तो आईओडी भी नहीं, अगर पार्टनर को आप कुछ दे नहीं रहे हो तो उससे चार्ज भी। फिर जिसने कम पैसा लगाया तो वो बोलेगा मैं तो पूरे टाइम बिजनेस को देता हूँ, सारा ध्यान बिजनेस पे लगाता हूँ, मेरे तो बिजनेस के अलावा कुछ करा ही नहीं मैंने, तो मुझे इसके लिए सैलरी वगैरह कुछ मिलना चाहिए। वही डीड देखा जाएगा, डीड में है ओके, नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा लोन दिया है, अब कोई बोलेगा लोन लगा तो पार्टनर ही रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, मैं वहां कैपिटल लगाऊं या लोन लगाऊं, फर्क क्या पड़ेगा? लोन के ऊपर मुझे एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, अब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में है प्रोविजन, तब भी आईओसी कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा। अगर बाय चांस प्रॉफिट नहीं हुआ, भले डीड में हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता, आईओसी नहीं मिलेगा। बट ऑन अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो मिलेगा, पहला फायदा तो ये। दूसरा, अगर फर्म बंद होती है तो जितना सारा लाइबिलिटीज वगैरह का पैसा चुकाने के बाद बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, वही उनका रिटर्न ऑफ कैपिटल हो जाएगा, वही उनका क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल। अब मैंने 1 करोड़ लगाए, फर्म का दिवाला निकल गया, बने 25 लाख ही मिल पाए मुझे, ठीक है 25 ही मिलेंगे वो। लेकिन अगर मैं फर्म को लोन देता हूं तो पहले फर्म को उसको चुकाना पड़ेगा, मेरे को रिटर्न ऑफ कैपिटल मेरा फिक्स हो जाएगा, मेरे को पहले पैसा मिल जाएगा। तो प्रायोरिटीज के हिसाब से भाई मैं कैपिटल ही क्यों लगाऊं, भाई मैंने पैसा जितना लगाना था एज ए कैपिटल लगा चुका हूं, अब मैं फर्म को लोन दे सकता हूं ताकि मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊं, सिक्योर्ड हो जाऊं, क्योंकि कैपिटल तो लास्ट में जो पैसा बचेगा वो बांट लिया जाएगा। अब सोचो पैसा बचा ही नहीं लास्ट में तो लॉस, तो इससे बेटर क्या हो कि आप लोन दे दो, लोन की रिकवरी आपको पहले ही हो जाएगी। तो लोन अगर दे रखा है तो लोन पे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, 6% पर एनम। डीड के अकॉर्डिंग ये सब था, और अगर डीड में लिखा हुआ 12% तो 12% मिलेगा, अगर डीड में कुछ है तो वही चलेगा, नहीं है तो फिर वो प्रोविजन रहेंगे जो एक्ट में है। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं, 74। टोटल कितने सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट में, 74 सेक्शन, ठीक है। 74 सेक्शंस क्या होते हैं, किसी भी चीज के लिए प्रोविजन पॉइंट्स जो बनाते हैं हम लोग, वो उसके क्या होते हैं, सेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चैप्टर में बोल रहा हूँ डीड एक टॉपिक है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग डीड क्या हो गया, एक सेक्शन हो गया, इसके सब सेक्शन, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है उन सब के लिए चीज होती है। डीड के बाद में आईओसी, आईओडी और रेम्यूनरेशन, ये 3 पॉइंट हमने निपटाए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कौन कौन सी मेथड्स है, 2 मेथड है, कौन कौन सी, सिंपल और प्रोडक्ट। लेकिन अगर मुझे कैपिटल का रेशियो निकालना है तो प्रोडक्ट ही यूज में लेनी पड़ेगी, टोटल प्रोडक्ट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आईओसी, आईओडी और रेम्यूनरेशन, ये 3 चीज समझना। आईओसी क्या होती है, फर्म pays इंटरेस्ट टू पार्टनर, तो ये फर्म पे कर रही, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। दूसरा आईओडी, फर्म चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करी तो क्या हो गया, और
रेम्यूनरेशन मतलब फर्म पेज सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। तो फर्म पे करी तो फर्म के लिए भी क्या हो गया? अब एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, जनरली समझो। एक अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल समझो इस चीज को। एक प्रॉफिट के सामने खर्चा है कि हमें इतना खर्चा तो देना ही देना है, और जो हमारी इनकम को क्या कर देगा? कम कर देगा। दूसरा होता है इनकम में से खर्चा देना है। मतलब एक सिंपल समझो, मेरी फर्म के अंदर एक मुनीम रखा हुआ है, अकाउंटेंट बोल दो आप लोग, क्लर्क बोल दो, वो रखा हुआ है, उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर मानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है मेरा, खुद का अकेला बिजनेस है। मेरे वहां पे एक अकाउंटेंट क्लर्क रखा हुआ है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ। तो इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, लॉजिकल है। तो लेट मी से मेरा 1 लाख का प्रॉफिट था, मैंने 10,000 सैलरी दे दी, तो प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। अब मैं दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी, उस कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? वापस घूम फिर के मुझे मिलेगा। तो यहाँ प्रॉफिट कम थोड़ी ना होगा। दिखने के अंदर आप कुछ भी बोल दो कि 90,000 का प्रॉफिट था, मैंने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 20,000 का, तो प्रॉफिट 70 का रह गया। तो 70 भी मेरा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 20 मिला वो भी किसको मिला? मुझे। तो ये खर्चा जो था वो क्या हो गया? आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो इनकम थी उसी में से मैंने प्रॉफिट को अलोकेट कर दिया मेरे लिए। खुद ही खुद को सैलरी दे रहा हूँ, पॉसिबल है। खुद ही खुद को सैलरी दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बिजनेस को अपना टाइम दे रहा हूँ, इसके बदले सैलरी खुद को दे रहा हूँ 50,000। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 90,000 का जो प्रॉफिट था वो सारा मेरा है, पर वो मुझे कैसे मिलेगा? 90 में से 20 मुझे मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, 50,000 मिलेंगे मुझे सैलरी के नाम से। तो कितना बच गया? 90 में से 50, 20 70 गए, और 20,000 बच जाएंगे प्रॉफिट के नाम से। मिला तो पूरा 90,000 किसको है? मुझे है या किसी और को? तो अगर प्रॉफिट घर के घर में ही रह रहा है, कोई कंपल्सरी नहीं है, प्रॉफिट हो तो दे देंगे। अब लेट मी से, अगर मेरा सैलरी मैंने आपको इंटरेस्ट बता दिया 20,000 का, सैलरी बता दी 50 की, अगर मेरा प्रॉफिट 40,000 का होता तो क्या मैं खुद ही खुद से लड़ता? हाँ होता, कैसे लड़ता सोचो। दुनिया की मूवीज के अंदर कांच में आपस में बातें करते हैं कुछ कुछ लोग, कैसे हो जाता सोचो कि तेरे कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया, खुद ही खुद से लड़, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो प्रैक्टिकली सोचो, मजाक में अपन सोचे, पर तो मैं क्या करूंगा? 40,000 बचा, उसमें से 20,000 इंटरेस्ट मान लूंगा, 30,000 सैलरी मान लूंगा, कुछ भी मान सकता हूँ, या पूरी पूरी सैलरी मान लूंगा। क्यों? 40,000 मेरा था, वो मैं किसी भी नाम से रखूँ, मिलना मुझे ही है, तो वो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यही चीजें जब मैं इनकम टैक्स के हिसाब से, जब आप टैक्स पढ़ोगे, चार्टर्ड हो, आगे जाके चार्टर्ड सुनोगे सारे, चार्टर्ड का मेन काम क्या है? टैक्स का ही काम आप लोगों का है, सबका अलग अलग काम है। सीएस का काम क्या होता है? जो स्ट्रेचुरी कंप्लाइसेंस होते हैं, मतलब जो होते हैं ना, ये कानूनी कार्यवाही, सारी कौन करता है? सीएस। सीएम है, कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें देखता है, मेन मेन उसका काम कॉस्टिंग से रिलेटेड है। ये मत जज करना कौन कहाँ पे जॉब कर रहा है। हो सकता है सीएम में किसी सीए फर्म में जॉब कर रहा हो, वो एक अलग बात हो गई। बट जिनका जो काम है, जो डिफाइन किया गया, वो यही है कि कॉस्टिंग से रिलेटेड सारे काम कौन करेगा? तो जो कॉस्ट ऑडिट होती है वो कौन करता है? सीएम करता है, प्रैक्टिसिंग सीएम। और चार्टर्स क्या करते हैं? टैक्स ऑडिट। जो भी टैक्स वगैरह जितनी भी चीज़ होगी वो कौन करेंगे? चार्टर्स। आप लोग करोगे आगे जाके। आपका मेन काम टैक्स से है। तो जब ये जो खर्चे होता है ना, हम लोग खुद ही खुद को सैलरी दे रहा हूँ, खुद ही खुद को कमीशन, खुद ही खुद को इंटरेस्ट, ये सब चीजें इनकम टैक्स वाले खर्चा मानते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं 90,000 का प्रॉफिट था, 90,000 का प्रॉफिट, इस पे हमें टैक्स दे दो। अब तुम इस 90,000 को किस नाम से लेना चाह रहे हो हमें मतलब नहीं है, हमें तो क्या करो, इस 90,000 पे टैक्स दे दो। तो मैं ये बताऊं, टैक्स कम करने के लिए 90 में से 20,000 सैलरी दी, वो पूछेंगे किसको? खुद को। फिर कि चलो कोई बात नहीं, फिर कि 50,000 का इंटरेस्ट दिया, तो किसको? खुद को। तो लाइक
ऐसा हो जाएगा ना, क्या चल क्या रहा है ये, तो बोलते भाई तू खुद को देता रहे, करता रहे, खुद ही लड़ता रहे, हम आओ 90,000 टैक्स देते फ्री हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो खर्चे होते हैं ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, रेम्यूनरेशन, ये होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा होता है ये, ना कि ये कोई खर्चा है। इसीलिए इसके लिए हम लोग स्पेशली क्या बनाते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां इसको पी&एल, अगर खर्चा होता तो पी&एल से चार्ज करना चाहिए ना, प्रॉफिट या लॉस, या आप बोल सकते हैं इनकम या एक्सपेंडिचर, कहां अपन उससे चार्ज करते हैं, वर्ड क्या लगाते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी में इसका नाम होता है लाभ हानि विभाजन खाता। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है विभाजन, बांटना। तो आप केवल प्रॉफिट को बांट रहे हो अलग अलग नाम से पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर ही ये चीज होती है, बाकी इतना नहीं दिखेगा आपको, हर चीज के लिए लॉजिक्स होते हैं। अब ये है कि आप इसको अलग पढ़ रहे हो, और कुछ चीजें आप अगले साल जब इंटर में होंगे तब टैक्स के साथ पढ़ोगे। तो जब आप टैक्स पढ़ रहे होंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा और भी डिटेल में कि ये सब चीजें क्यों होती है। मैं केवल छोटा सा बाइफोकेशन देता हूँ, ठीक है। सिंपल रखते हैं, एक फर्म का प्रॉफिट है लेट मी से 5 लाख रुपए का, फर्म के ऊपर टैक्स की फ्लैट रेट होती है 30%। मतलब फर्म अगर 1 रुपया कमाए, 10 रुपए कमाए या 5 लाख कमाए, 30% टैक्स देना है। तो अभी मुझे दिख रहा है 5 लाख में से 30% मतलब 1.5 लाख का टैक्स देना है। अब यहाँ पे आके फर्म फंस गई, तो 1.5 लाख रुपए सीधे टैक्स के, बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, समझो इस बात को। प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं हो गया तो बच्चा 70% दो पार्टनर में, और 3 हुए तो टैक्स ज्यादा चले गया, 70% 3 में बांटो कितना बचे 23-24% समथिंग आएगा। तो पर पार्टनर कितना आ रहा है 24%, टैक्स कितना चले गया 30%। तो एक पार्टनर हमारा कौन बन गई, गवर्नमेंट, बिना पैसा लगाए। इसको बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इसमें से आईओसी और रेम्यूनरेशन देते हैं। अब फर्म ये दिखा सकती है, अब फर्म को कोई पूछेगा कि ये जो आईओसी वो कहा गया, पार्टनर्स को दिया है। मैं खुद इंडिविजुअली नहीं बता पा रहा था ना, मैं तो जब यहां बात चल रही तो मैं क्या बता, 20,000 किसको दिए, खुद को, कैसे पॉसिबल है। बट यहां फर्म बोल सकती है ना किसको दिए, पार्टनर्स को दिए। रेम्यूनरेशन किसको दिया, वर्किंग पार्टनर्स को। लॉजिकल है, काम करा पार्टनर, मैंने दिया पैसा उसको। तो एज पर रूल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैप है 12%। मतलब मैक्सिमम आप भले डीड में कितना भी लिखा हुआ हो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 12% इंटरेस्ट दे सकते हो। और रेम्यूनरेशन के लिए एक सेक्शन बना रखा है 40B, इसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन निकलता है अलग अलग तरीके से, तो उतना आप रेम्यूनरेशन मैक्सिमम दे सकते हो। इससे क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स वाई एप्रोप्रिएशन जो है वो पूरे पार्टनरशिप का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ये सब चीजें लॉजिकल होती है, टैक्स कम करने के लिए होती है। हम जो प्रॉफिट को बांट रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, वो लॉजिकली हम टैक्स को कम करने के लिए कर रहे हैं। अब अगर लेट मी से 1 लाख का आईओसी और 3 लाख का रेम्यूनरेशन चले गया, तो पार्टनर्स को मिल गया सेपरेटली सबको, प्रॉफिट कितना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख में से मैं 30% दे दूंगा। तो अब मेरा टैक्स 5 लाख पे 30%, 1.5 लाख रुपए जो टैक्स जा रहा था वो कितना रह गया, 30,000। इसको भी कम करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन इतना तो अपने को शायद देना पड़ सकता है। तो कहाँ 1.5 लाख रुपए का टैक्स और कहाँ पे 30,000 का टैक्स, कितना सिंपल हो गया। अब किसी क्वेश्चन आएगा, तो जिन पार्टनर्स को पैसा मिला उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उनके पास लिमिट होती है 12 लाख तक की। मतलब मेरी अगर पर्सनली इनकम इंडिविजुअली सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर 12 लाख तक की इनकम है तो टैक्स नहीं लगता है। तो मैं उसका एडवांटेज लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा। 3 पार्टनर है, तीनों की 12-12 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उनको रेम्यूनरेशन ये सब बांट दूंगा, तो उन वो 12 लाख की लिमिट में रह जाएंगे, तो वहां भी टैक्स नहीं लगेगा और यहां पर भी टैक्स कम हो जाएगा। हर चीज का जो एंड है, आप जो भी पढ़ रहे हो, जितनी भी चीजें हैं, उन सबका लॉजिक केवल टैक्स सेविंग, टैक्स की है। सब लोग सीए करते हैं, सब लोग ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर भी हम लोग ये बोलते हैं ये इंटेलिजेंट सीए, ये अच्छा सीए है। बुरा सीए क्या होता है, ये तो वही होता है ना, अपन नहीं बोलते ये अच्छा डॉक्टर है, तो खराब डॉक्टर कैसे हुआ,
वो तो ना बॉडी के पार्ट्स निकाल लेता है, दांत दिखाने का निकाल दिया, बात खत्म। जो टैक्स के रूल्स को अच्छे से समझ के उसके अंदर रह करके टैक्स को कम कर दे, वो एक अच्छा सीए, उसको डीप नॉलेज है। और दूसरा एक सीए जो नॉर्मल सीए बन गया, मेरी खुद की कंपनी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे एक सीए है, कभी आप उससे मिलना। एक तो थोड़ा हेल्दी टाइप है, हेल्दी भी इतना कि अगर 3-4 साल में वो लगता है कि वो उसको लैपटॉप के लिए डेस्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं रख के कर लेगा काम। नहीं लाइक अगर वो चिढ़ किस बात से है, वो काम ही नहीं करता है। आफ्टर बीइंग ए सीए, क्वालिफाइड सीए, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, क्या एक्सपेक्ट करो? ग्रेट पर्सन। वो काम में इस तरह से होता है कि बस रो रो के काम करेगा, वो करेगा तो ऐसे काम करेगा जैसे एहसान कर रहा है। मैंने उससे कुछ पूछा है, तूने अपडेट नहीं करा? कब नहीं करा? मैंने कहा नहीं करा हुआ तो नहीं करा, कब नहीं करा मुझे क्या पता, ये नहीं करा होगा यार, भूल गया हूँगा मैं। इतना कैजुअल आंसर। चलो ठीक है, मैं तो दे सकता है, मैं तो ठीक है। फिर मैनेजर ने पूछा कि यार तुमने काम नहीं करा ये वाला, मैं वो दूसरा काम दे दिया था आपने, तो वो करता है या ये करता? सीधे मैनेजर को, वो करता है ये करता, मैंने ये कर दिया। मैंने बोला ठीक, मेरी गलती हो गई, तू जा। ऐसे सीन हो जाते हैं। तो लाइक और उसी के पैरेलल एक और सी है जो सिंगल 2 अटेम्प्ट लग के बना, उसका काम देख लो आप लोग, इतना डेडिकेटेडली। और लाइक अगर मैं मानता हूँ 100 फंड्स हैं तो 30 तो उसने करे, 70 दूसरे ने कर दिया जो अटेम्प्ट लगा के सीए बना, विथ नॉलेज, विथ एफिशिएंसी। तो वो फर्क पड़ता है। तो आप इन चीजों समझो, हर चीज जो भी आपके आने वाली है, जो आप ये पढ़ रहे हो, वो सब कुछ आगे जाके किस में हेल्प करेगी आपको? टैक्स के अंदर, टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग, इन सब। तो ये लॉजिक समझ में आया कि ये सब क्यों बनाए हैं, ताकि टैक्स को बचाया जा सके। अब इसका मैंने आपको बहुत सिंपली एक बात बताई थी, ये बात हमेशा याद रखना जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हो। इसका एक सिंपल रूल याद रखना, इसके अंदर कभी भी लॉस नहीं आना चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन किसी भी कीमत पर कैसे भी लॉस नहीं आ सकता है, ये बात याद रखना। अगर आपके लॉस आ गया और आपने लॉस को, ऐसी बात नहीं लॉस नहीं आएगा, आएगा पर उसको बांटने का तरीका अलग होगा। पर गलती से आपने नेट लॉस दिख गया, लॉस को बांट दिया, P&L में लॉस शो कर दिया। अगर लॉस शो कर दिया, वही गलत है क्वेश्चन। आप P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर लॉस को शो नहीं कर सकते। आर्य समझ में, इसका पूरा ध्यान रखना। तो फॉर एग्जांपल बनता कैसे ये, बाय नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन, जो भी होगा वो यहां आ जाएगा। इनकम वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही इनकम आती है, वो यहां आ जाएगी। एक्सपेंस के नाम पे मेन 2 एक्सपेंस होते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा रेम्यूनरेशन। और लास्ट में प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो बचा करके कहां डाल देते हैं? रिजर्व में। आपने रिडम्पशन प्रिफरेंस पढ़ा हुआ? जिसकी जिसकी हुआ, एक बार वर्ड सुनना, उसमें एक आप रिजर्व बनाते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्यों? एक ऑप्शन, जब डिबेंचर पढ़ोगे तो उसमें उसमें बनेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड। फंड बोलो, रिजर्व एक ही बात है। पार्टनरशिप के अंदर भी अगर आपने 12th का कच्चा पक्का याद हो धुंधला सा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बनाते थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व बनाते थे। क्यों? रिजर्व होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग फ्यूचर के लिए बचा करके रखते हैं। फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकती है। एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, आपको अगर सैलरी आपकी 1 लाख रुपए है, तो क्या करोगे? आप पूरा 1 लाख खर्च कर दोगे, या उसमें से 20-25 हजार इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में, लाइक SIPs वगैरह, इन सब में इन्वेस्ट करोगे? कुछ भी है, मतलब कहीं भी, मैं SIP वर्ड बोल रहा, बाकी आप अपने हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे उसको, या बैंक में पड़ा रहने दोगे। क्या लगता है, पूरा पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर दो हर महीने?
कर देते हो अगर, तो इन फ्यूचर कभी कोई इमरजेंसी आ गई, बीमार पड़ गया, कुछ भी हुआ, डोंट से कि हमने इंश्योरेंस करा रखा पैसा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा बाद में रिम्बर्स करती है। रिम्बर्स का मतलब होता है बाद में, अभी पैसा आप दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिम्बर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई अभी तो आप हॉस्पिटल बिल आप भरो। अब सोचो आपके प्रॉब्लम चल रही है, आप थोड़ा ना इंश्योरेंस का बिल वो फॉर्म भरने बैठोगे। इमीडिएटली आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट लोगे, ट्रीटमेंट का पैसा आप दे दोगे इमीडिएटली। फिर इंश्योरेंस कंपनी आपके बिल वगैरह देख के उसको क्या करेगी? रिम्बर्स, मतलब आपको पुनर्भुगतान कर देगी। ये एक प्रोसेस चलती है। सोचो अगर आपने पूरे 1 लाख खर्च कर दिए, कोई बीमार पड़ गया, तो आप घर पे कोई भी, तो पैसा कहाँ से लाओगे फिर? तो हम लोग नहीं खर्च करते हैं। सेविंग किसी भी नाम से करते हैं, पर सेविंग जरूर करते हैं। ये बात सच है, फैक्ट है ये तो पार्टनर फर्म भी क्या करती है, जितना प्रॉफिट कमाया सारा नहीं बांटने की जगह कुछ प्रॉफिट को बचा करके रखती है। और इस प्रॉफिट पे हक उन्हीं का होता है जिन्होंने इसको बचाया है। इसीलिए जब आप कभी देखोगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि बचाया भी किसने है? उन पार्टनर्स। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो फ्यूचर के लिए हमने बचा लिया, तो हो गया रिजर्व। और जनरली ये प्रॉफिट बांट लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस ये बात ध्यान रखना, ये बैलेंस कभी इधर नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो क्या करोगे? ये बैलेंस लॉजिकली इधर नहीं बचना चाहिए, ये बैलेंस हमेशा 2 में ही आएगा। बाय में अगर गलती से आ रहा है तो क्या करेंगे? इफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज नेगेटिव, तो जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो नेगेटिव अगर हो रहा है, देन total profit will be shared in IOC plus remuneration रेशियो। तो अगर प्रॉफिट का बैलेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो जितना टोटल प्रॉफिट है उस पूरे प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांट देंगे? आईओसी और रेमुनेशन। इसको एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। लेट मी से नेट प्रॉफिट है 100 रुपए का, आईओडी है 10 रुपए। आईओसी 2 पार्टनर है ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। आईओसी है ए का 50, बी का 30, और रेम्यूनरेशन है चालीस और बी का 30। तो देखो टोटल आईओसी कितना निकल के आ रहा है? 80। रेम्यूनरेशन 10। यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी? 100 प्लस 10 110 हो रहे हैं, जबकि मुझे पे कितने करने हैं? 150। तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए? तो ए को टोटल आईओसी, ए और बी, आईओसी कितना कितना मिला? 50 और 30। रेम्यूनरेशन कितना कितना मिला? 40 और 30। यहाँ टोटल कितनी हो रही है? यहाँ 60। इसको कट कर दो। तो जो भी ये 110 रुपए है,
उसको मैं क्या करूंगा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ना कि पूरा पे करके। ऐसा नहीं कर सकता मैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, लॉस कितना आ रहा है बेटा 40 का। ये जो प्रोसेस हो जाएगी, अगला ये भी नहीं देखेगा कितना सही कितना गलत है। अगर आपने यहाँ पे लॉस दिखा दिया, ये कैलकुलेशन आपने दिखा दी, तो भले आपने आईओडी सही किया है, आईओसी की कैलकुलेशन, रेम्युनेशन कैलकुलेशन तो सही है, पर एक गलती केवल आपने यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिखा लॉस दिखा दिया, कट कर देगा, वो एक नंबर भी नहीं देगा, कोई स्टेप मार्किंग या होगी ही नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियरिटी से बोल रहा हूं, मैंने कॉपी देखी थी और वहां पे बिल्कुल कॉपी ऐसे होती है, आपके बॉक्स बने हुए होते हैं, वहां बॉक्स में बिल्कुल 0 नंबर दिया हुआ था, एक नंबर भी नहीं दिया। आईओडी सही निकाला था, पर एक का पर मंथ था, 2 का पर क्वार्टर था। आईडी निकालते अपन, पर मंथ इतनी ड्राइंग, पर क्वार्टर इतनी ड्राइंग, 3 पार्टनर्स थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल ही दे रखा था, और रेम्युनेशन था ली। उसने यहाँ पे लॉस दिखा दिया, तो 0 नंबर दिया था, वहां पे क्वेश्चन में एक नंबर भी नहीं मिला। आप लोग इतना सा मेरी बात समझो, अगर स्टेप मार्किंग हर पॉइंट पे मिलने लग जाए, तो फिर रिजल्ट 21% क्यों? 21 से 30 के बीच में रिजल्ट आता है आपके सीए फाउंडेशन। रीजन है, आपको कोई ऐसी जो होती है ना बेसिक मिस्टेक्स के लिए कोई स्टेप मार्किंग नहीं। हाँ, कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया आपने, प्रॉफिट बांटना था उसमें कोई गलती कर दी, कुछ ऐसी कोई मिस्टेक की है, लेट मी से 3:2 में बांटना था, आपने 3:2 से निकाला, पर वहां लिखते टाइम गड़बड़ हो गई, तो स्टेप मार्किंग है। पर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कोई की तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, किसी में भी नहीं है। लॉ में भी सेक्शन आप याद करो, लिखो, याद है तो लिखो, नहीं याद है तो गलत मत लिख देना। गलत लिख दिया, सेक्शन 13 लिखना था पर आपने लिख दिया 30, 12, कुछ भी, वही पूरा क्वेश्चन कट, आगे कितना इसे लिखो कोई नहीं देखेगा, या तो सही या नहीं। सिमिलर यहाँ पे भी, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 है सीधा। उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए। तो ये याद रहेगा सबको क्या? पीएनडल एप्रोप्रिएशन के अंदर कभी लॉस नहीं आ सकता। अगर बाय चांस नेगेटिव बैलेंस आता है, तो उस प्रॉफिट को आईओसी और रेम्युनेशन दोनों को ऐड करेंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर में ट्रिक होती है। इन दोनों की टोटल कितनी आ रही है? 5। आपको ऐसा नहीं करना है जैसे वहां करते थे 110 इंटू 3/5, 110 इंटू 2/5 में खत्म। कैलकुलेटर्स हैं, कैलकुलेटर पे आपको ध्यान है डिवाइडिंग फैक्टर क्या है? 5। केवल एक बार डिवाइड करना है, 110 डिवाइडेड बाय 5, 110 डिवाइडेड बाय 5। एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार मल्टीप्लाई क्लिक करो। अब वापस कुछ भी क्लिक नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू। ए का कितना है? 3, 3 इज इक्वल टू, अब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ मत क्लिक करना, सीधे नेक्स्ट कितना है? 2, तो सीधे 2 इज इक्वल टू कर दो 44। आपके कैलकुलेटर में एल्गोरिदम्स बहुत सही सॉर्टेड सेट होते हैं, तो जितना आप इसको अच्छे से यूज करना सीख जाओगे उतना ही आपको फायदा है। तो 110, अब 3 पार्टनर होते, 5, 3, 2 आता, तो सीधे 110 डिवाइडेड बाय 10 करता, इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, बात खत्म। यहां तक सॉर्टेड है सब कुछ। चलो अब इसके बाद में गारंटी पार्टनर को भी दे सकते हैं, और कभी कभी पार्टनर भी फर्म को गारंटी देते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि किसको जरूरत है। अगर मुझे बकरा, मतलब मुझे अगर पार्टनर बनाना है, ठीक है, मुझे एक पार्टनर बनाना है,
यार कैपिटल कम पड़ रही है, एक बकरा ढूंढते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मैं उसको बोलूँगा ऊँची देने के लिए, टेंशन मत ले, तो केवल 20 लाख लगाने हैं। क्या सोच रहे हो ब्याज कितना मिलेगा इस पे 20 लाख पे? 2 लाख रुपए। मैं तेरे को 3 लाख रुपए कमा के दूंगा। बोले लिख के दे, पकड़ ले ले, लिख के ले ले। अगर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट तो सच में ऐसा हो रहा है तो क्योंकि मुझे जरूरत थी पार्टनर की, मुझे कैपिटल की, तो मैंने गारंटी दी उसको। ऑन अदर हैंड अगर उसको जरूरत होगी तो अच्छी नामी फर्म चल रही है, अच्छा नाम चल रहा है उसका, अब मुझे उसमें पार्टनर बनना है। ऐसे ऑलरेडी नाम चल रहा है उसमें पार्टनर क्यों? मुझे तो लालच देना पड़ेगा कि सर मुझे पार्टनर बना लो, मैं आपको कम से कम 5 लाख रुपए हर साल कमा के लाके दूंगा। तो मैं अब क्योंकि मुझे जरूरत है पार्टनर बनने की, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं आपको मेरी तरफ से 5 लाख कमा के लाके दूंगा, आप मुझे पार्टनर बना। समझ में? तो दोनों तरफ से गारंटी मिल सकती है। एक फर्म भी पार्टनर को गारंटी दे सकती है और पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे सकता है। ठीक है, तो दो सिचुएशन बनती है। तो पहले पॉइंट को पकड़ते हैं। तो गारंटी क्या होती है? गारंटी टू पार्टनर, अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट का जो आप अश्योरेंस देते हो, यार तेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो हमारे से ले लेना। इन रिटर्न वर्बली किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको देवन को बोला था कि मैं आप सबको 70 नंबर दिलवा दूंगा। समझो बात को, रिकॉर्डेड है वो सब कुछ, है ना? समझो। लेकिन अगर किसी के 69 आए और वो चाहे कि अभी पकड़ो सर को, तो मैं तो बोल दूंगा कब कि रिकॉर्डेड है, डिलीट। अब कुछ भी नहीं बचा। तो आप सब लोगों को बोलना चाहिए सर कोई बात नहीं, मुझे लिख के दे दो, 70 दिलवाओगे मैं लिख के दे दो, और नहीं आए तो क्या करोगे वो बता दो। तो उस चीज को आप कोर्ट के अंदर या कहीं भी कंज्यूमर कोर्ट वगैरह कहीं पे भी उसको रेप्लिकेट करवा सकते हो, उसको बता सकते हो भाई ये चीज हुई देखो। पर जब तक वो रिटर्न में नहीं है तब तक आपके पास उसका कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं है। यूट्यूब पे डाल दूं मैं वीडियो, आप यूट्यूब से कॉपी कर लो उसको और बाद में बोल दो मैंने बोला जनरली बोला था, मैंने इसको पर्सनली थोड़ा ना बोला था। मेरे पास बचने के सारे ऑप्शन है जब तक आपके पास रिटर्न में नहीं। तो गारंटी हमेशा किसमें होगी? रिटर्न एग्रीमेंट होता है एक इस तरह से कि हाँ भाई ये चीज है। उसमें ये भी क्लियर होता है कि गारंटी दे कौन रहा है। आप समझो। अच्छा, एक पार्टनर की गलती के लिए तो वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होगा या सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे? हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है, गलती मेरे से हुई, तो अब रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम चारों या मैं अकेला? सारे हैं। गलती से फायदा होता तो आप उल्टा सोचो, फायदा तो सब लेना आते नहीं आते, सब आ जाते भागते हमारा यार सही करा ला हमारा शेयर ला। तो जब फायदे में सब मतलब वो फायदा ले रहे हैं तो नुकसान क्यों नहीं भुगतेंगे? तो ऑल पार्टनर्स आर इसमें एमसी देखो मैं फॉल्स के साथ में लेके कि मुझे वो 14 मार्क्स एकदम सिक्योर दिखते हैं, इधर 1 मार्क्स या 0 मार्क्स, और केवल एक सही गलत में आपको देख उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि मैं वो 14 मार्क्स वो अगर क्लियर हो गए तो बाकी 86 में से आपको केवल 56 ही लाने रहे। आप चाहो तो कोई एक आध चैप्टर छोड़ सकते हो, आपके कॉल पे होता है वो। आप समझो मुझे 70 मार्क्स चाहिए, बस यहाँ पर अगर मैं टारगेट हूँ 14, अगर मैं ट्रू एंड फॉल्स के सही हो गए तो मुझे अब कितने लाने रहे? 56 आउट ऑफ 86। मैं अगर कोई मेरे को चैप्टर हार्ड लग रहा है या ऊपर नीचे लग रहा है तो मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन रहेगा। और वहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं कि 5 में से 4 क्वेश्चन, एक तो मुझे वैसे ही वहाँ ऑप्शन मिला और दूसरा कुछ मैं छोड़ सकता हूँ। अरे सर मैं इसलिए मैं ट्रू एंड फॉल्स जो मेरे 100% सिक्योर मार्क्स होते हैं ना, जैसे इंटर या सीए में फाइनल में पढ़ाता हूँ मैं, सीए में फाइनल के अंदर भी जो एमसीक्यू आते हैं 30 नंबर के, तो मैं वो 30 नंबर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि 30 नंबर क्या हुआ है यूँ मिल जाएंगे अपने को बिना मेहनत के। तो बाकी मुझे अगर 60 नंबर लाने हैं
तो बाकी 70 में से मुझे कितने चाहिए? इजी लग रहा है सब कुछ। चलिए, तो ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है आपके कि अगर कोई एक पार्टनर कुछ भी एक्टिविटीज करता है तो उसके लिए सारे पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? तो ठीक है, ऑल पार्टनर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एनी वन पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर उत्तरदायी होंगे किसी भी एक पार्टनर की एक्टिविटी। ठीक है, और ये ट्रू है। तो गारंटी टू पार्टनर, एक फर्म या कोई पार्टनर, ये जो एग्रीमेंट होगा उसमें स्पेसिफाई होगा कि गारंटी दे कौन रहा है। तो गारंटी दो तरह से दी जा सकती है। बाय पार्टनर, बाय बाय पार्टनर मतलब कोई स्पेसिफिक पार्टनर न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहा है मिनिमम प्रॉफिट की। लाइक ABC 3 पार्टनर है, पर केवल ए या केवल ए और बी गारंटी दे रहे हैं न्यू पार्टनर को, तो क्या होती है? गारंटी बाय पार्टनर। फर्म मतलब जो पुराने पार्टनर्स थे वो सारे पार्टनर्स मिलके नए पार्टनर को क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा? कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है, गारंटी दे रहा है, और यहां पे क्या होगा? तो कोई एक पार्टनर दूसरे को गारंटी दे रहा है, तो गारंटी बाय पार्टनर, और बचे हुए सारे पार्टनर्स किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं बाय फर्म। कैलकुलेशन क्या रहेगी? सिंपली कैलकुलेट डेफिशिएंसी टू गारंटीड पार्टनर। जो गारंटीड पार्टनर जिसको गारंटी मिली है उस पार्टनर को जितनी डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया? कमी। तो जितना उसको कम पड़ रहा है पैसा वो निकाल लो पहले। अच्छा, ज्यादा हो गया तो मैंने गारंटी दी 1 लाख की, मैंने आप सबको गारंटी दी 70 मार्क्स, 75 आ गए तो हार्डली थैंक यू। तो ऐसा होगा सर थोड़ी फीस एक्स्ट्रा रख लो, कम चांसेस बनते इसके तो, और शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन हाँ अगर किसी 80-85 पे आ गए तो सर थैंक यू वेरी मच, एक मैसेज या कोई कार्ड या बस दैट्स इट, या ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई का बॉक्स, खत्म वहाँ पर चीज़ें। उसके अलावा कुछ भी होगा एक्स्ट्रा तो पैसा दे दे, लो यार सर 5,000 पकड़ो, आप ऐश करो। ऐसा नहीं है, लॉजिकल भी नहीं लगता है, और थोड़ा ऐसा लगता है ना कि यार कैसे होगा ये। तो ज़्यादा पे कोई दिक्कत नहीं है, कम आ गए, मैंने आगे बोला 70 मार्क्स नहीं तो फीस वापस, तो 75 या 80 आने पे कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो 69 आ गए तो वेरी लॉजिकल। कोई छोड़ देगा? कोई भी, मतलब पास हो गया सी फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आपके सारे कौन छोड़ेगा? सिंपल है ना, सॉर्टेड वे है ये तो। देखो वही चीज यहाँ पे है, हमें केवल अगर पैसा कम पड़ता है तो गारंटी इफेक्ट में आएगी, पैसा अगर सफिशिएंट है तो गारंटी का कोई रोल नहीं है। गारंटी तब काम में आएगी जब पैसा कम पड़ता है, इसलिए हमने वर्ड डाला कि सबसे पहले जो गारंटीड पार्टनर जिसको गारंटी मिली है उसको कितना पैसा कम पड़ रहा है वो निकाल लो। अब अगर गारंटी किसी पार्टनर ने दी है
तो भुगतेगा भी कौन, वही भुगतेगा। तो इन दैट केस डेफिशिएंसी बॉन्ड का मतलब होगा भुगतना। तो अगर कोई डेफिशिएंसी है, जिसने गारंटी दी है कि वही भुगतेगा, बाकी किसी को मतलब। तो सिंपल रखेंगे भाई, ए ने बी को गारंटी दी, पैसा कम पड़ गया तो ए से लेकर के बी को दे देंगे, ए के तो माइनस हो जाएगा, बी के प्लस हो जाएगा, बस। अब अगर गारंटी कोई फर्म दे रही है, मतलब बच्चे सारे पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो इन दैट केस वही सबसे पहले तो जो गारंटीड पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी देखो पहले, अब पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब अगर कोई कमी पड़ गई, कुछ भी पैसा कम पड़ गया, तो उसको कौन भुगतेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे, जिन्होंने गारंटी दी थी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, तो देखना, जैसे एक एग्जांपल समझो, ए बी और सी तीन पार्टनर, ए ने गारंटी दी है सी को, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख लेते हैं 3, 2 और 1। अब ए ने जो है वो गारंटी दी है सी को, गारंटी किसने दी है, ए ने सी को। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी, तो जो भी डेफिशिएंसी हो गई, जो भी कमी है, डेफिशिएंसी मतलब मैंने यहाँ लिखा था, जो भी कमी होगी वो कमी कौन भुगतेगा, केवल ए, बी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑन अदर हैंड ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशियो। अब ए और बी ने मिलके किसको गारंटी दी है, तो इन दैट केस डेफिशिएंसी will be borne by A and B in 3:2। तो जो भी डेफिशिएंसी है वो ए और बी की रेशियो में भुगतेंगे, 3:2 के रेशियो में भुगतेंगे। अरे समझ में, 3/6 और 2/6 नहीं, क्या हो जाएगा 3/5 और 2/5। नोटिस, तो आज जो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है ना वो आ जाएंगे। तो एक बार आप लोग, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं एनपीओ के, वो आपकी ऐप पे डाला दूंगा मैं, एक बार वो ट्राई करना इजी वे में। अगर वो आ जाते हैं तो फिर अपने थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं वो बचेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा हल्का लगेगा, थोड़ा इजी, तो और डीप में जाके समझने में आएगा, ठीक है। जब तक फिर पार्टनरशिप फ्लो में आ जाएगी। गलत कुछ मुझे ध्यान नहीं बेटा कौन सा
आपके ऐप पे है क्या अभी? दो मुझे। स्टेशनरी का था और इसमें एडवांस भी था, है ना? एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 12 एनपीओ का था। सॉरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा था 1 अप्रैल को, क्रेडिटर्स दे रखे थे 1 अप्रैल को, और एडवांस दे रखा था 31 मार्च 18 बोलूं या 1 अप्रैल 18, फर्क है क्या किसी में? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो ये सारे 1 अप्रैल 18 मतलब सारी ओपनिंग सिचुएशन मुझे दे दी। फिर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो पेड अमाउंट दे दी अपने को, स्टॉक दे दिया, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी दे दिया, और क्रेडिटर्स इसके अंदर बेटा इसके अंदर एक अमाउंट मिसिंग है, एक अमाउंट मिसप्रिंट है। इसमें क्या हुआ, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस नहीं दे रखा है, ठीक है? अब वो मिसप्रिंट क्या हुई, क्लोजिंग स्टॉक तो है 5,000 का, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000 का, और क्लोजिंग क्रेडिटर से 13,000 के, वो एक मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे। तेरा क्रेडिटर से ऊपर नीचे हो गया। मैं बोलता हूँ इसका सही क्वेश्चन वापस आपको भेज देंगे उन क्वेश्चन साथ। थैंक यू। मैं वापस पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ऐसा कोई है क्या ईमानदारी से बोलना जिसने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए, जो जिन जिन के चैप्टर स्टार्ट हुए? ऐसे नहीं करो, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मुझे लिख के करना इट्स नॉट, मैं चाहता आंसर भेज दें।